नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर इन गुड। आज 6 जून 2020 है, दिन है सैटरडे। आई एम श्योर यू ऑल आर एंजॉइंग योर सैटरडे मॉर्निंग। दिन की शुरुआत करेंगे चार्ली चैपलिन साहब के एक कोट के साथ। ए डे विदाउट लाफ्टर इज़ अ डे वेस्टेड। लाफ्टर जो है उसके लिए वेट मत कीजिए। ऐसा जो मोमेंट है वो जब आए तब आएगा, लेकिन इसको ढूंढिए भी, राइट। इसकी खोज में भी रहिए। ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कीजिए जहाँ पर आप पेट पकड़ कर हंस सकें, राइट। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रेस बस्टर भी हैं, स्ट्रेस बस्टर भी हैं, और इसी के साथ डॉक्टर्स भी कहते हैं कि लाफ्टर इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन। आपको हेल्थी भी रखता है और फोकस्ड भी रखता है। इट विल कीप यू फोकस्ड। आपको एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा आपके दिन में से। तो मेक श्योर कि दिन की शुरुआत ही जो अगर हो सके तो स्टार्ट विथ लाफ्टर। ओशो कहते थे कि दिन की शुरुआत जो है बेड में से जब भी आप आंख खोलें तब आप, अगर पॉसिबल हैं, अगर पॉसिबल नहीं है तो भी हंसिए, राइट। जस्ट अगर हंस नहीं सकते ज़ोर ज़ोर से, अगर कोई आपको ये सोचेगा कि इसको क्या हो गया है, देन यू कैन एटलीस्ट स्टार्ट योर डे विथ ए स्माइल, राइट। धीरे धीरे ये स्माइल जो है वो होपफुली जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता जाएगा वो स्माइल मैच्योर होते होते एक लाफ्टर में भी कन्वर्ट हो सकती है। इसी के साथ डियर फ्रेंड्स, स्टडी आईक्यू की टीम ने मिलकर एक स्मार्ट कोर्स तैयार किया है। ये स्मार्ट कोर्स सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए है। प्री और मेंस दोनों एग्जामिनेशन को कवर करता है। आपको पता होगा कि प्रीलिम्स 2020 की डेट जो है वो रिलीज़ हो चुकी है। 4 अक्टूबर जो है प्रीलिम्स जो है वो 4 अक्टूबर 2020 को कंडक्ट की जाएगी। मेक द मोस्ट आउट ऑफ दिस स्मार्ट कोर्स। आपके पास 4 महीने का वक्त है, 120 डेज जितना वक्त है। मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। रिवीजन कीजिएगा, राइट। अपनी जो स्ट्रॉन्ग एरिया है उसको और ज़्यादा मजबूत करने की कोशिश करें। और स्मार्ट कोर्स जो है वो आपको एक नेविगेटर के तौर पर काम आएगा, थरो अंडरस्टैंडिंग, थरो क्लैरिटी के लिए। 10 जून 2020 तक इसके ऊपर एक ऑफ़र भी अवेलेबल है, EMI भी इसके ऊपर अवेलेबल है। ज़्यादा जानकारी के लिए डाउनलोड करें हमारा मोबाइल एप्लीकेशन। लेक्चर की PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर से मिल जाएगी। यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक। लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें। आई एम सो ग्लैड। मैंने कुछ कमेंट्स में पढ़ रहा था और मैंने देखा कि आप में से कोई हाउसवाइफ हैं जो इस सीरीज़ को फॉलो करते हैं। आप में से कोई एक प्रोफेशनल भी हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप इसको रेगुलर बेसिस पर देखते हैं फॉर अवेयरनेस एंड GK के लिए, अपनी खुद के एक कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए। और रेगुलर स्टूडेंट्स तो हैं ही। तो आई एम सो ग्लैड। थैंक यू वेरी मच। वे सारे लोगों को थैंक्स जिन्होंने इस सीरीज़ को, इस वीडियो को रेगुलर बेसिस पर अलग अलग लोगों तक पहुंचाया है। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आता है दैन प्लीज़ मेक श्योर कि आप इसको शेयर करें। 10 लोगों के साथ तो ज़रूर शेयर कीजिएगा आज, अगर आपको पसंद आता है तो। और पसंद आता है देन हिट द लाइक बटन। और हमारी जो चैनल है, हमारे ओवरऑल एफर्ट्स को सपोर्ट करने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डियर फ्रेंड्स, आज हमारे टेबल के ऊपर टोटल 4 आर्टिकल्स हैं। आज सैटरडे है, सैटरडेज को ज़्यादा आर्टिकल्स नहीं होते हैं, लेकिन द हिंदू न्यूज़पेपर के सिर्फ 2 ही आर्टिकल्स हैं। 2 दूसरे आर्टिकल, एक आर्टिकल मैंने लिया है इकोनॉमिक टाइम्स में से, और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। ये ड्रोन के ऊपर लिखा गया है, विवेक देब्रॉय और एक और राइटर ने इसको लिखा है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स क्रैक ऑन। स्टार्ट करेंगे शाइन ए लाइट से। आपने द लैंसेट का नाम सुना होगा, एक बहुत ही फेमस जर्नल है। जर्नल का मतलब होता है जर्नल, नॉट जनरल, राइट। इट्स अ जर्नल। दुनिया की सबसे प्रभावशाली मेडिकल जर्नल शायद अगर कोई है तो वो है द लैंसेट। अब 2 हफ्ते पहले की बात है, 2 weeks ago, a study in the Lancet found no benefit from the use of hydroxychloroquine HCQ to treat sick COVID-19 patients। 2 हफ्ते पहले ये दुनिया की सबसे मशहूर, सबसे इन्फ्लुएंशियल मेडिकल जर्नल ने एक आर्टिकल लिखा था। और इस आर्टिकल में ये था, एक स्टडी बेसिकली इन्होंने पब्लिश की, और इस स्टडी में ये था
कि जो HCQ हैं, जो हमने एक बड़ी मात्रा में USA और दुनिया के कितने सारे देशों तक पहुंचाई है, तो ये HCQ के बारे में इस आर्टिकल में ये लिखा है, इस स्टडी में लिखा गया है कि इसका कोई भी ऐसा कोई ख़ास प्रभाव जो है, इसका कोई बेनिफिट, देयर फाउंड नो बेनिफिट, राइट, नो बेनिफिट कि HCQ का इस्तेमाल अगर आप करेंगे कोविड-19 के पेशेंट के ऊपर तो इसका कोई भी लाभ, कोई भी बेनिफिट उनको नहीं होता है। आपके लिए एक छोटा सा प्रश्न है, ये जो HCQ है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, ये मेडिसिन एक्चुअली किस डिजीज़ के लिए है, बताइए कमेंट सेक्शन में। अब चिंता का विषय जो है वो ये है, ये HCQ असरकारक है नहीं है, दैट्स नॉट अ बिग डील। बिग डील इज़ कि आज वो जो स्टडी है वो अवेलेबल नहीं है, उसको रिमूव कर दिया गया है। ये स्टडी को कंडक्ट किया गया था 96,000 जितने लोग थे, 96,000 पेशेंट्स, कोविड-19 के जो पेशेंट्स थे, 671 अलग अलग हॉस्पिटल्स, और ये हॉस्पिटल कोई USA की सिर्फ हॉस्पिटल नहीं, 6 कॉन्टिनेंट की हॉस्पिटल्स में से अलग अलग जगहों से डेटा कलेक्ट किया गया था। और ये डेटा के आधार पर लैंसेट ने ये डिसीजन लिया कि HCQ का कोई बेनिफिट नहीं है। फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डू नो हार्म प्रिंसिपल, मेडिकल फील्ड में डू नो हार्म प्रिंसिपल होता है। डू नो हार्म यानी कि अगर आप किसी का भला नहीं कर सकते तो मेक श्योर कि आपकी किसी भी चीज़ से उनका नुकसान ना हो। तो ये प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी इसको सस्पेंड कर दिया, इसके ऊपर जो सेफ्टी रिव्यू और जो ट्रायल्स पेंडिंग थे तो इसको सस्पेंड कर दिया कि वी डोंट नीड HCQ फॉर कोविड-19। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए यूरोप के कुछ देशों ने भी इसके ट्रायल्स को विड्रॉ कर दिया, राइट। तो यू कैन इमेजिन के दुनिया की सबसे इन्फ्लुएंशियल मेडिकल जर्नल, फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, फिर यूरोप के दूसरे देश जो हैं, इन सारे देशों ने एक ये चीज़ सामने जब आई कि इसकी कोई इम्पैक्ट नहीं है, तो फिर उन्होंने इसके ऊपर जो ट्रायल्स चल रहे थे इसको बंद कर दिया। और डेटा भी काफ़ी सॉलिड नज़र आ रहा है, 96,000 पेशेंट्स, 671 हॉस्पिटल्स में से, और 6 अलग अलग कॉन्टिनेंट्स, यानी कि ह्यूमैनिटी की जितनी भी वैरायटी पॉसिबल है वो शायद इसमें कवर की गई होगी, शायद, राइट। आई एम नॉट सेइंग कि 100% ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आई है, लेकिन लॉजिक लगाएं तो अलग अलग कॉन्टिनेंट से आपने डेटा लिया है, तो जनरली स्पीकिंग जितनी भी अलग अलग रेसेस हैं ह्यूमन बींग्स की, होपफुली इसको कवर किया गया होगा। न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन, इन्होंने एक स्टडी कंडक्ट की थी, और डेटा जो है, सेम डेटा, ये जो डेटा है, इसी डेटा का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने इस प्रश्न के उत्तर को ढूंढने की कोशिश की कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, कोविड-19 और जो ड्रग्स जो एंजाइम्स को टारगेट करते हैं, तो इसके बीच में क्या रोल है। ये भी आज ये जो द न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन, इसका भी जो एक रिपोर्ट था, एक स्टडी जो है, उसको भी आज रिट्रैक्ट किया गया है। रिट्रैक्ट इसलिए किया गया है क्योंकि बहुत सारे साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने प्रश्न उठाया कि लैंसेट ने जो मेथोडोलॉजी, यानी कि जो आपने पद्धति, जो मेथड का इस्तेमाल किया था, एक किसी भी स्टडी को कंडक्ट करते वक्त कोई एक ख़ास मेथड होती है, तो वो जो मेथड का इस्तेमाल आपने किया था उसके ऊपर बहुत सारे साइंटिस्ट्स ने प्रश्न उठाए हैं, और इससे भी इम्पोर्टेंट जो डेटा आपने इस्तेमाल किया है इसके ऊपर भी साइंटिस्ट ने प्रश्न उठाए हैं। एंड दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। मैं एक दो पॉइंट आपके साथ मेथोडोलॉजी जो है उसके साथ जुड़े हुए कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, ताकि आपको अभी ये वाला आर्टिकल तो ठीक है, लेकिन फ्यूचर में भी चीज़ें समझ में आ जाए। रिसर्च अगर हम देखें तो रिसर्च की शुरुआत जो है एक प्रश्न से होती है कि आपको कुछ ऐसी चीज़ है जिसके जो एक प्रश्न है, कोई ऐसी चीज़ है जिसका आंसर आपको ढूंढना है। तो फिर आप तैयार करते हैं कि क्या आपका प्रश्न है, कौन सी फील्ड है, और डेटा कैसे कलेक्ट करेंगे, राइट, डेटा की मेथड क्या होगी, ये सारी चीज़ें आप देखते हैं। तो प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स, प्राइमरी यानी कि फॉर एग्जांपल जो न्यूज़पेपर हैं वो प्राइमरी सोर्स हैं, राइट, और हिंदू एनालिसिस का जो वीडियो है ये सेकेंडरी सोर्स है। I'll give you one example कि द हिंदू न्यूज़पेपर जो हैं उनके जर्नलिस्ट हैं, वो लोग फील्ड में जाते हैं, फिर कलेक्ट करते हैं, फिर न्यूज़पेपर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, न्यूज़ कलेक्ट करते हैं, फिर उसको तैयार करके एक न्यूज़पेपर पब्लिश करते हैं। फिर
मैं जो हैं वो उस न्यूज़पेपर को पढ़ता हूँ, उसके जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके एग्जामिनेशन के, क्वेश्चन पेपर, ये सारी चीज़ों का जो भी एक नॉलेज है, इन सारी चीज़ों को मिलाकर फिर जो भी बेस्ट चीज़ें हैं, जो भी इम्पोर्टेंट है, उसको आप तक पहुँचाता हूँ। तो सेकेंडरी सोर्स क्या हो गया न्यूज़ का, द हिंदू एनालिसिस का वीडियो। प्राइमरी सोर्स क्या है, द न्यूज़पेपर। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, राइट। अगर मान लीजिए कि प्राइमरी सोर्स द हिंदू न्यूज़पेपर, और हर एक न्यूज़पेपर में कुछ ना कुछ गलती भी होती है, कई बार कुछ लिखने में उन्होंने फैक्ट लिखने में कोई गलत चीज़ कर दी, नंबर जो है 10,000 था उसको 1 लाख कर दिया फॉर एग्जांपल, या फिर 1,000 कर दिया। क्लैरिफिकेशन उसके बाद आएगा जब भी पता चलेगा। लेकिन अगर प्राइमरी सोर्स में गलती है तो सेकेंडरी सोर्स में भी गलती ही आएगी, इजंट इट। आई होप यू आर विथ मी। मैं जो यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ, तो यहाँ पर जो लेंसेट ने जो डेटा का इस्तेमाल किया था, तो इस डेटा के बारे में प्रश्न, बहुत सारे ऐसे सवाल खड़े हुए हैं कि आपने जो डेटा का इस्तेमाल किया था वो डेटा तो इनाफ नहीं है, इनाफ इन द सेंस कि वो डेटा रिलायबल नहीं है। तो अगर डेटा ही आपका रिलायबल नहीं है तो फिर उसके ऊपर अगर आप स्टडी करेंगे तो वो स्टडी भी कैसे रिलायबल हो सकती हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें सामने आई है। फॉर एग्जांपल ये जो हॉस्पिटल हैं, तो पेशेंट के रिकॉर्ड्स जो हैं वो टैली नहीं हो पाए। अब सोचिए, इट इमर्ज्ड दैट मोर्टालिटी एट्रीब्यूटेड टू द डिजीज इन ऑस्ट्रेलिया डिड नॉट मैच विद द कंट्रीज ऑन एस्टिमेट्स। जो डेटा है उस डेटा में जो ऐसा, फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया में इतने लोगों की मृत्यु हुई है, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट कुछ अलग कहती है और आपका डेटा कुछ अलग कहता है, तो इसमें मिसमैच है। फिर जो हॉस्पिटल में पेशेंट्स थे, तो उन हॉस्पिटल्स में अगर आप जाएं और रिकॉर्ड्स को देखें तो वो भी टैली नहीं है। किसी ने बताया कि मिस्टर एक्स यहाँ पर थे, मिस्टर वाई यहाँ पर थे, लेकिन मिस्टर एक्स और वाई नाम के उस पर्टिकुलर हॉस्पिटल में पेशेंट कोविड-19 को लेकर एडमिट ही नहीं हुए हैं। तो फिर डेटा कहाँ से निकाला आपने, है ना। और स्टेटिस्टिक्स जो डिप्लॉय किए गए हैं, कंक्लूजन्स तो हैं, तो ये भी सारी चीज़ें जो है उसमें गलत सामने आई है। तो एक कॉरपोरेशन है, इसका नाम है सर्जी स्पियर कॉरपोरेशन ने ये डेटा प्रोवाइड किया था लेंसेट को, और इसी डेटा का इस्तेमाल जैसा मैंने आपको बताया कि दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस ने भी किया। अब जब सर्जी स्पियर को पूछा गया कि आपने ये डेटा कहाँ से निकाला, तब पता चला कि उनके पास इतने कोई साइंटिफिक एक्सपर्टीज़ वाले लोग भी नहीं हैं, इतने ज़्यादा लोग नहीं हैं, जो भी हैं एक हैंडफुल एम्प्लॉयज़ हैं जो ये सारा डेटा कलेक्ट करते हैं। सेकंड चीज़ ये है, अगर कोई साइंटिफिक चीज़ के साथ जुड़ा हुआ डेटा है तो उनके एक्सपर्ट्स चाहिए। अगर आप एक मैकेनिक को, फॉर एग्जांपल, जो कार्स और इन सारी चीज़ों में एक्सपर्ट है, आप उनको बायोलॉजी का कोई डेटा निकालने के लिए उंगल बिठाएंगे तो फिर रिजल्ट क्या होगा। एंड सेम थिंग कि कोई डॉक्टर को आप बताएंगे कि कार को रिपेयर करना है, तो इट्स लाइक दैट, यू नो। तो ये चीज़ें, ये सर्जी स्पेयर में इसी प्रकार की रफली स्पीकिंग चीज़ें जो हैं वो चल रही है। सेकंड थिंग, जब उनको पूछा गया कि आपने डेटा कहाँ से निकाला और बताइए कि और ज़्यादा डिटेल्स प्रोवाइड कीजिए, तो उन्होंने क्या बताया कि ये कॉन्फिडेंशियलिटी का मामला है, प्राइवेसी का मामला है, तो हम आपके साथ ये सारी डिटेल्स जो हैं वो शेयर नहीं कर सकते। प्रॉब्लम ये हो गया है कि आजकल क्विक रिजल्ट्स चाहिए। इट्स लाइक इंस्टेंट नूडल्स, कि एक जादुई छड़ी ऐसे ही घुमाई आपने और सारा डेटा जो है वो प्रोसेस भी हो गया और रिजल्ट भी सामने आ गया। तो ये जो एक हड़बड़ी है, इस एक चीज़ को, टारगेट को कवर करने के लिए कि जल्द से जल्द, ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेकिंग न्यूज़ टाइप ऑफ थिंग जो एक हमें देखने को मिलता है, तो इसी रैट रेस में क्वालिटी ऑफ डेटा जो है वो नहीं मिलता है हमें, एंड दिस इज़ अ बिग लॉस। ये तो अच्छा है कि कुछ ऐसे साइंटिस्ट थे, इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट जो हैं, उन्होंने प्रश्न उठाए इन सारी चीज़ों के ऊपर, तब जाकर ये सारी चीज़ें हमारे सामने आई हैं। सबसे बड़ा जो लेसन इस पूरे इंसिडेंट में से अगर हम सीख सकते हैं तो यही है कि ज़रूरी नहीं है कि साइंटिफिक प्रोसेस जो है उसमें आपको पावर का इन्फ्लुएंस, प्रिविलेज का इन्फ्लुएंस, पैसों का इन्फ्लुएंस, पॉलिटिक्स का इन्फ्लुएंस देखने को ना मिले। अब तो ऐसा वक्त आ चुका है कि सारी चीज़ों को हमें एक मैग्नीफाइंग ग्लास से देखना होगा, पर्टिकुलरली ऐसी चीज़ों को। मान लीजिए कि अगर ये जो HCQ हैं ये अगर कारगर साबित हैं और फिर ऐसे गलत डेटा की वजह से अगर इसको बंद कर दिया गया है, तो कितने सारे लोगों का नुकसान हो जाएगा, isn't it? तो दिस इज़ द राइट टाइम। अब ये ब्लेम गेम, तू मैं करने का वक्त नहीं है। द राइट वर्ल्ड, आज के ज़माने में जो राइट चीज़ चाहिए हमें, खास करके पोस्ट कोविड वर्ल्ड में,
वो ओपननेस है, पीयर रिव्यूड यानी कि थरो और रिलायबल डेटा, और इसके ऊपर रिलायबल स्टडीज़ राइट मेथड से कंडक्ट की जाए और फिर रिजल्ट जो है वो हमारे सामने रखे जाए। ये एक्सपेक्टेशन हम सब की होनी चाहिए और यही हम एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं, और यही चीज़ की डिमांड भी है कि वो ये जो लेंसेंट और दूसरे ऐसे जर्नल्स हैं वो यही सारी चीज़ों को हमें प्रोवाइड करें। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, इम्प्रूविंग इंडियाज़ कोविड टेस्टिंग रेट, ये इकोनॉमिक टाइम्स में से है। प्रॉब्लम यह है कि हमारे देश में कोविड-19 की जो टेस्ट हैं उसका आंकड़ा जो है वो इतना ज़्यादा ऊपर अब नहीं जा रहा है। उसके पीछे दो रीज़न्स हो सकते हैं। एक रीज़न तो ये हो सकता है कि इतनी सारी हमारे पास सप्लाई किट ना हो, टेस्टिंग किट की सप्लाई ना हो, राइट, इतनी ज़्यादा ना हो, ये एक कारण हो सकता है। लेकिन ये तो एक बहाना ही होगा। अगर लॉकडाउन का फर्स्ट वीक होता तो हम समझ सकते हैं कि इतनी सारी चीज़ें हमारे पास, या फिर ये जो टेस्टिंग किट है उसकी इतनी ज़्यादा क्वांटिटी हमारे पास नहीं होगी। लेकिन अब लगभग 2.5-3 महीना, मीन्स 2.5 महीने तो हो चुके हैं। अब अगर आप कहें कि हमारे पास टेस्टिंग किट नहीं है तो ये हमारा एक फेलियर है, तो ये एक बहाना है। दुखद बात यह है और चौंकाने वाली बात यह है कि कुछ ऐसे राज्य हैं वो जानबूझकर आंकड़ों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। आंकड़ों को क्यों छुपाया जाता है? आंकड़ों को इसलिए छुपाया जाता है कि अगर आपके स्टेट में ओवरऑल टेस्टिंग थोड़ी कम की जाएगी तो आंकड़े भी जो हैं वो कम आएंगे, तो इससे ये लगेगा कि आपकी जो राज्य सरकार है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है कोविड-19 को कंट्रोल करने में। लेकिन रियलिटी क्या है? कुछ अलग है। पता नहीं ये लोग ये क्यों नहीं समझते, क्या ये एक प्रकार का एक गैम्बल है या एक प्रकार की एक जुआ खेल रहे हैं कि अगर आप टेस्टिंग नहीं करेंगे लोगों की तो फिर वो बीमार ही नहीं होंगे? क्या ऐसा है? अगर किसी को, हाँ, हम समझते हैं कि एसिम्प्टोमेटिक केस काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद अगर वो सिम्टम्स हमें देखने को मिले तो उसके बाद आप क्या करेंगे? तो टेस्टिंग जो हैं कम करने से कुछ नहीं होगा। इससे रियलिटी जो है इट्स लाइक कि कुछ काले बादल आ गए तो आपने सोचा कि अब अंधेरा और रात हो गई है, बट सूरज जो है अभी थोड़ी देर के बाद जो है वो निकल जाएगा। तो इट्स समथिंग लाइक दैट कि रियलिटी जो है वो एक लंबे टाइम तक आप इसको छुपा नहीं सकते। तो इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सजेशन दिया है इकोनॉमिक टाइम्स के एडिटोरियल ने, और वो ये है कि जैसे एड्स को कंट्रोल करने के लिए भारत ने नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, एक नाको, NACO, नाको नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन को स्थापित किया, और इसने एक स्टैंडर्डाइजेशन हमारे देश में इंट्रोड्यूस किया एड्स को लेकर कि टेस्टिंग किस प्रकार की होनी चाहिए, क्या क्या प्रोटोकॉल्स हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो नाको ने तैयार की और एक नज़र भी रखी। तो क्या हम ऐसी ही एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार कर सकते हैं? इसका नाम हो सकता है नेशनल कोविड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, NACCO, नेको, राइट, नेको नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन हम तैयार कर सकते हैं। और ICMR जो हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये एक रेगुलेटरी बॉडी है, तो ये इस NACCO को सुपरवाइज कर सकती है। कैसे ये नेको जो है वो टेस्टिंग एजेंसी का काम करेगी, टेस्टिंग करेगी और देखेगी कि पूरे देश में एक यूनिफॉर्मिटी हो, जितने भी स्टेट्स हैं, अलग अलग स्टेट्स में एक यूनिफॉर्मिटी हो कि इतने लोगों को तो आपको टेस्ट करना ही है, इसकी ये प्रोसीजर रहेगी, ये पद्धति रहेगी, ये सारी चीज़ें। तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है उसको बनाया जा सकता है और उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, और इस NACCO नेको जो है इसको देखेगी ICMR। तो ये चीज़ पॉसिबल है, हमारे पास एक्सपीरियंस भी है एड्स को कंट्रोल करने में। अगर भारत इस जगह तक पहुंच गया है तो हम डेफिनेटली इसको भी कंडक्ट, ये कोरोना वायरस को भी कंडक्ट कर सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि लोग जो हैं वो पेसिमिस्ट यानी कि निराशावादी नहीं होने चाहिए। आपको लोगों के अंदर एक आशा जगानी होगी कि हाँ हम ये कर सकते हैं। अगर लोगों ने ठान लिया कि हाँ हम ये कर सकते हैं, तब लोग जो हैं वो सारे प्रोटोकॉल्स को मीन्स एक फॉलो करना जो है वो थोड़ा ईजी हो जाएगा। ये भले ही बात आपको थोड़ी अनसाइंटिफिक लगे, लेकिन दिस इज़ वेरी साइंटिफिक। बहुत, इसको नजिंग कहते हैं। इसके ऊपर 1-2 साल पहले एक इकोनॉमिस्ट को मिला था नोबेल पुरस्कार भी, राइट। तो एक यस वी कैन डू इट, अगर ये एटीट्यूड लोगों का आ गया, अगर हम ऐसे नज कर सके लोगों को, तो उनकी जो पुरानी आदत है वो बदल सकती है और नई आदतें जो हैं वो हम ऐड कर सकते हैं, लाइक वेयरिंग ए मास्क, बीइंग मोर हाथ धोना, ये सारी चीज़ें।
अब आईसीएमआर और ये टेस्टिंग किट की बात करें तो देखिए आईसीएमआर ने बहुत सारी ऐसी अलग अलग डेवलपर्स जो हैं उनको ग्रीन सिग्नल दिया था, उनकी टेस्टिंग किट को अप्रूवल दिया था। तो ये टेस्टिंग किट ना होना जो है वो तो एक बहाना ही होगा। और इसके ऊपर ज़्यादा क्लैरिटी के लिए आईसीएमआर जो है वो ये चीज़ों का डेटा हमारे सामने रख सकती है कि कितने एप्लीकेशंस आए थे, कब वो सबमिट हुए और कब उनको ग्रीन सिग्नल दिया था प्रोडक्शन के लिए। और अगर इसमें यहाँ पर कोई बॉटल नेक्स हैं, अगर कोई इश्यूज हैं, हर्डल्स हैं, तो वो भी आइडेंटिफाई हो जाएंगे और उनको भी हम सॉल्व कर पाएंगे। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी, ख़ास करके कि NSCO की तरह एक NSCCO हम कंडक्ट कर सकते हैं यहाँ पर, स्थापित कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं। फिर बात करते हैं ईज रेगुलेशंस टू मेक इंडिया ए ड्रोन हब। काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल हैं, ड्रोन के साथ जुड़ा हुआ है और कुछ महीनों पहले की बात है। आई थिंक इसको 3 महीने से भी ज़्यादा शायद वक्त हो गया होगा। अगर आप डेली फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस को रेगुलरली फॉलो करते आए हैं तो कुछ पॉइंट्स आपको याद दिलाना चाहूँगा। एक स्पेशल टॉपिक मैंने डिस्कस किया था और ड्रोन्स के क्या क्या अलग अलग उपयोग हो सकते हैं। खेती बाड़ी में ड्रोन का इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर कुछ आउट ऑफ द बॉक्स एग्जांपल दूं तो न्यूजीलैंड में पिज़्ज़ा डिलीवरी के लिए भी इसका इस्तेमाल जो है कुछ शहरों में, कुछ जगहों पर इसकी शुरुआत हो चुकी है। आई थिंक डोमिनोज कंपनी जो है वो ड्रोन के माध्यम से लोगों के घर घर तक पिज़्ज़ा पहुंचा रही है। तो दैट इज़ अ थिंग दैट इज़ गोइंग ऑन इन न्यूजीलैंड। फिर एक दूसरा एग्जांपल फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी, राइट। ऐसी कितनी सारी मीन्स फिल्म शूटिंग के लिए आप देखिए, एडवर्टीजमेंट्स के लिए ये सारे वीडियोस जो हैं, तो बहुत बड़ी मार्केट है ये, राइट। बहुत बड़ी मार्केट। आप जो भी एडवर्टीजमेंट्स देखते हैं उसमें जो वीडियोस हैं वो हर बार कोई शूट करने के लिए नहीं जाते। ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके पास ऐसे वीडियो की बैंक होती हैं और आप फिर उनको एक फ़ी देते हैं और फिर वो आपको वीडियोस देते हैं। तो पहाड़ों के वीडियोस, नदियों के वीडियोस, फिर एनवायरनमेंट को और ज़्यादा संभालने के लिए जो हमें डेटा चाहिए, एनवायरनमेंट के साथ जुड़ा हुआ डेटा, वो हमें ड्रोन के माध्यम से मिलेगा। ट्रैफिक मैनेजमेंट, सर्वेलेंस के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। बहुत सारे मीन्स कितनी सारी पॉसिबिलिटीज़ और कितनी सारी जॉब्स इससे जनरेट हो सकती है, आप सोचिए, राइट। तो ये जो प्रतिबंध है, प्रतिबंध से एक ही चीज़ होती है, जिन जिन जगहों पर प्रतिबंध है। फॉर एग्जांपल गुजरात में जो अल्कोहल है उसका प्रतिबंध है, लेकिन अगर आप कभी गुजरात जाएं तब आपको पता चलेगा कि वहाँ पर जो एक ब्लैक मार्केट है, शराब इजीली अवेलेबल है लेकिन ब्लैक मार्केट में। फिर ये जो हाल ही में ये हुआ था लॉकडाउन, तो लॉकडाउन के टाइम पर सिगरेट और अल्कोहल जो है वो भी नहीं मिल रहा था। तो इसमें फ़ायदा किसका हुआ? फ़ायदा हुआ ब्लैक मार्केटिंग वाले लोगों का, जिनके पास स्टॉक था। वो 100-200 रुपये का जो भी सिगरेट का पैकेट है तो वो 1000-1500 में बेचते थे और लोग इसको ख़रीदते भी थे। गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू मिलना चाहिए वो मिला नहीं मिला, इंडस्ट्री को जो रेवेन्यू मिलना चाहिए वो मिला नहीं मिला। कस्टमर का नुकसान हुआ, हाँ कस्टमर का ज़्यादा नुकसान हुआ क्योंकि उन्होंने ज़्यादा पैसे कमाए। एक ही व्यक्ति में ज़्यादा पैसे खर्च किए, सिर्फ ब्लैक मार्केटिंग वाले लोगों का ही फ़ायदा हुआ इसमें। सेम थिंग अप्लाइज विथ ड्रोन्स एज वेल। ड्रोन्स की बात करें, और यहाँ पर मैं जब ड्रोन्स बता रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मिलिट्री ड्रोन्स, आई एम टॉकिंग अबाउट नॉन मिलिट्री ड्रोन्स, जिसको आप कहते हैं अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स, UAS, राइट। और इसको ड्रोन्स भी कहा जा सकता है। हमारे देश में ड्रोन्स जो हैं ये इतने ज़्यादा डेवलप, या फिर ये इंडस्ट्री डेवलप इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि सबसे बड़ा हर्डल है हमारी पॉलिसीज़, हमारी नीतियाँ ऐसी हैं जो इसको ग्रो ही नहीं होने दे रही है। ड्रोन्स की बात करें तो लगभग दुनिया की 4% जितनी मार्केट जो है वो हमारे देश में है, और हमारे देश में ये ड्रोन की मार्केट जो है वो कहीं ना कहीं $885.7 मिलियन तक पहुंच गई है। ग्लोबल मार्केट कितनी है? 21.47 बिलियन। यूएसए से हम 20% जितने ड्रोन्स, नॉट यूएसए बट जनरली 20% जितने ड्रोन्स जो हैं वो हम यहाँ से ग्लोबल इंपोर्ट्स करते हैं, बाहर से मंगवाते हैं हम। इसका मतलब ये भी है कि हमारे देश में डिमांड तो है ड्रोन्स की, राइट। ड्रोन्स का इस्तेमाल जैसे मैंने आपको बताया एग्रीकल्चर, हाईवेज, माइनिंग, रेलवे, यूटिलिटी इंडस्ट्री, बहुत सारी जगहों पर इसका इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है। मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो हमसे आगे हैं चाइना और यूएसए। हमारे यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग की भी ऐसी कोई ख़ास फैसिलिटी नहीं है। हमारे ड्रोन्स जो हैं, चाइना में आपने एक ड्रोन बनाया और उसी ड्रोन को अगर आप भारत में बनाएंगे, उस प्रकार का ही एक ड्रोन जो भारत की कंपनी बनाती है, तो इसकी कॉस्ट जो है वो 20 से
30 टाइम्स, नॉट परसेंटेज, 20 से 30 टाइम्स इसकी कीमत ज़्यादा होगी। अगर ये 1,000 रुपये का है तो आप सोचिए ये 20,000 या 30,000 रुपये का यहाँ पर बनेगा, क्योंकि इंडस्ट्री इतनी मैच्योर नहीं है। इंडस्ट्री इसलिए मैच्योर नहीं है क्योंकि ड्रोन के साथ जुड़े हुए रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो काफ़ी रिजिड हैं। इंटेलिजेंस एजेंसीज का कहना यह है कि हमारे देश में 6 लाख जितने अनरेगुलेटेड ड्रोन्स हैं, इलीगल ड्रोन्स आप इसको कह सकते हैं, अनरेगुलेटेड यानी कि इसके ऊपर कोई रेगुलेशंस नहीं है, पता नहीं है कि किन के पास ये ड्रोन्स हैं। तो कस्टमर का भी नुकसान है इसमें, गवर्नमेंट का भी नुकसान है। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने 2019 में एक रूल बनाया, जो पहले 2014 के रूल्स थे उनको हटाकर नए रूल्स बनाए, लेकिन ये नए रूल्स भी ही पुराने रूल्स की तरह ही है। इसमें एक नो परमिशन नो टेक ऑफ NPNT क्लोज है कि विदाउट परमिशन जो है आपका जो भी ड्रोन है तो उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए, इस सॉफ्टवेयर में NPNT की सिस्टम होनी चाहिए, और परमिशन के बिना जो है वो आपका ड्रोन उड़ ही नहीं पाएगा। तो ऐसी कुछ रिजिडिटीज़, फिर एक डिजिटल स्काई नाम का प्लेटफॉर्म बनाया है जहाँ पर बातें तो ऐसी है कि ऑटोमेटेड परमिशन आपको मिल जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। ये प्लेटफॉर्म जो है वो आज भी ऑपरेशनल नहीं है। फिर सरकार ने हार्डवेयर स्पेसिफिकेशंस, आपके सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन के साथ साथ हार्डवेयर के, इस प्रकार का मटेरियल ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। चलो ठीक है, आपके स्पेसिफिकेशंस हैं, लेकिन उसको टेस्ट करने की फैसिलिटी भारत सरकार के पास नहीं है। तो दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज। आपने ऐसे ही बुक्स के ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दिए, ग्राउंड रियलिटी क्या है, वर्ल्ड में क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ें शायद सरकार ने देखी ही नहीं। ड्रोन्स कैन रिड्यूस कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस, प्रोवाइड हाई क्वालिटी इन्फॉर्मेशन, एनेबल रियल टाइम मॉनिटरिंग। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, और USA और चाइना में तो ये मैच्योर होती जा रही है इंडस्ट्री। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने ऐसी ड्रोन बनाने वाली कंपनी में कैपिटल भी इन्वेस्ट किया है, R&D चल रहा है इसके ऊपर, और हमारे यहाँ पर ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि इसके जो भ्रूण हत्या है वही हो रही है हमारे ड्रोन्स की और ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की। तो इसको एक्सपांड करने के लिए हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो प्रैक्टिकल बनाने होंगे। स्टार्टिंग में हम यहाँ पर असेंबली कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे रेगुलेटरी और फिस्कल इंसेंटिव्स प्रोवाइड कर सकते हैं, टैक्स बेनिफिट्स और ये सारी चीज़ें, ताकि दुनिया की अलग अलग देशों की जो ड्रोन कंपनीज हैं वो ड्रोन्स हमारे देश में पैदा करें, और फिर हमारी कंपनीज भी इससे कुछ सीखेगी और कंपटीशन देखेगी तो हमारी कंपनीज भी नई चीज़ें ट्राई करेगी। फिर बात करते हैं राइट टाइम टू शिफ्ट फार्मा गेयर के बारे में। ये आर्टिकल जो है इसमें कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, लेकिन ये आर्टिकल का जो लास्ट वाला पोर्शन है उस पोर्शन में कोई क्लैरिटी नहीं है। मैंने इस आर्टिकल को 9 से 10 बार पढ़ा आज सुबह, लेकिन जिन्होंने लिखा है ये आर्टिकल, शायद वो मीन्स आई कैन नॉट जज देम एज अ राइटर, राइट, लेकिन आई वुड से कि अच्छा राइटिंग का मतलब क्या होता है, कि अच्छे राइटिंग का मतलब ये है कि आप सरल भाषा का उपयोग करें, राइट। जब आप सिंपल लैंग्वेज का उपयोग करते हैं दैट इज़ बेस्ट राइटिंग। जब आप डिफ़िकल्ट लैंग्वेज का उपयोग करते हैं दैट इज़ नॉट गुड। एक कोई भी व्यक्ति आपका आर्टिकल जब पढ़े तब उसको समझ में आ जाना चाहिए। यहाँ पर वो चीज़ की खामी मुझे नज़र आई, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो हम आपके लिए काम आ सकते हैं, राइट। मेडिसिन के बारे में बताया है कि ह्यूमैनिटी की, इंसानों के लिए, या फिर जो ह्यूमैनिटी है उसकी सबसे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट अगर कोई है तो वो है मेडिसिन। एंड एब्सोल्युटली राइट के दवाई जो हैं उसका जो इसका इन्वेंशन जो है और इसमें जो इनोवेशंस होते रहे, तो ये ज़बरदस्त एक अचीवमेंट है ह्यूमन बींग्स के लिए। ग्लोबल मार्केट की बात करें तो फार्मास्यूटिकल जो हैं वो फ़िलहाल ग्लोबल GDP का 1.7% दवाई या फिर फार्मास्यूटिकल्स जो हैं वो कवर करते हैं। 1.7 इज़ नॉट बैड, वी आर टॉकिंग अबाउट ग्लोबल GDP। और इस ग्लोबल ये जो 1.7% है तो उसका लगभग 55% जितना जो है 60 लाख करोड़ रुपीस जो हैं वो ब्रांड नेम प्रोडक्ट्स के हैं, जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो कवर करते हैं। तो ये दवाई बनाने वाली कंपनीज जो हैं वो बहुत उनके पास पैसे हैं, और रिसर्च के लिए भी बहुत सारे पैसे चाहिए। ऑफ कोर्स रिसर्च फ्री में नहीं होती है। अगर आपके पास रिसोर्सेस, और रिसोर्सेस में सबसे इंपॉर्टेंट अगर पैसे नहीं है तो फिर आप वो हाई क्वालिटी की रिसर्च, और फेलियर्स जो हैं वो मीन्स 3-4 फेलियर्स हुए हैं उसके बाद कंपनी बंद हो जाएगी अगर आपके पास एक पेरिनियल सोर्स ऑफ कैपिटल ना हो तो ये ऑफ कोर्स इट्स क्वाइट लॉजिकल कि आपके पास पैसे होने चाहिए रिसर्च करने के लिए। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए
एक प्रॉफिट के बारे में भी सोचा गया है कि कोई भी कंपनी जो है जो R&D करती है, तो अगर आपने कोई नया प्रोडक्ट निकाला तो WTO आपको 20 साल के लिए एक प्रोडक्ट पैटर्न देगा कि 20 सालों तक आपके पास मोनोपोली रहेगी। अगर आप चाहे तो लाइसेंस किसी को दे सकते हैं और वो लाइसेंस में आपकी रॉयल्टी होगी। से किसी ने आपसे लाइसेंस लिया, USA की कंपनी से भारत ने लाइसेंस लिया, भारत की कंपनी ने, तो वो 1 रुपये की दवाई बनाएगी तो उसका जो 50 पैसे हैं वो जाएंगे USA के पास और बाकी के 50 पैसे जो हैं वो भारत की कंपनी के पास रहेंगे। तो इस प्रकार की चीज़ें हो सकती हैं। तो एक टेम्पररी मोनोपोली जो है, इस मोनोपोली से कंपटीशन भी थोड़ा दूर रहता है, कॉपी पेस्ट नहीं किया जा सकता, और जो R&D के लिए पैसे चाहिए वो पैसे भी आपको कमाने का मौका देती है ये सिस्टम WTO। और दूसरे से रूल्स एंड रेगुलेशंस। USA में एक दवाई जो है, मीन्स बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं, मीन्स एक बहुत ही कॉमन चीज़ है कि एक लेट्स से 1 सेंट की कोई दवाई है, तो उस 1 सेंट की, या फिर लेट्स भारत की बात करें, 1 रुपये की दवाई को अगर आप 10,000 रुपये में बेचें, राइट, तो दैट इज़ टू मच, इज़न्ट इट? ये कितना प्रॉफिट हुआ? ये चीज़ हो रही है और एक लंबे टाइम से होती आई है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग मोनोपोलीज को कहते हैं। और इसमें जो आम आदमी हैं, आम नागरिक हैं, बहुत सारे इंजेक्शन्स 10,000 1 लाख रुपए के होते हैं। उसकी एक्चुअल कीमत अगर आप देखें, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 1,000 रुपये हो सकती है, लेकिन 1 लाख रुपए और 2 लाख रुपए जो ये चार्ज करते हैं, तो इसमें उनका बहुत बड़ा प्रॉफिट है। और प्रॉफिट के बारे में हमेशा यही कहा जाता है कि R&D के लिए हमें पैसे चाहिए। R&D के लिए लगभग हर साल 14 लाख करोड़ रुपीस जो हैं वो खर्च किए जाते हैं, और इसमें रिस्क भी हैं। हर आपका R&D जो है वो सक्सेस भी नहीं होगा, फेलियर्स भी आपको झेलने पड़ेंगे, जैसे मैंने आपको बताया। लेकिन इतने ज़्यादा पैसे जो हैं, दैट इज़ मीन्स 10,000% या फिर 1,00,000% ज़्यादा प्राइस जो है, दिस इज़ रिप ऑफ, दिस इज़ टू मच। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनका टारगेट होता है ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाना। तो इस ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में वो उन सारी दवाइयों के ऊपर फोकस ही नहीं करते जो सारी दवाइयाँ जो हैं वो ज़्यादा जानलेवा हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम मलेरिया की बात करें, ट्यूबरक्लोसिस की बात करें, तो ट्यूबरक्लोसिस और मलेरिया की दवाई के पीछे 0.12% जितनी रिसर्च का खर्च ही किया जाता है। लेकिन ये जो बीमारियां हैं, ट्यूबरक्लोसिस और मलेरिया, वो हर साल 1.7 लाख लोगों की मृत्यु या फिर मृत्यु का कारण बनती है, लेकिन इसके पीछे कम खर्च किया जाता है। दूसरी ऐसी चीज़ है, दूसरी ऐसे डिजीज़ हैं जिसमें बहुत पैसे हैं, उसके ऊपर ज़्यादा, मीन्स पैसे क्यों हैं? क्योंकि आपने ज़्यादा उसके ऊपर फोकस किया, उसकी डिमांड है, राइट। यहाँ पर इतने सारे लोग मर रहे हैं तो दैट्स फाइन, रेगुलर जो दवाई है वो प्रोवाइड करते रहिए। दूसरी ऐसी नई नई बीमारियाँ जो हैं उसके ऊपर फोकस करती हैं ये कंपनीज, और कुछ दवाइयाँ बनाती हैं, कुछ सक्सेस हो जाती हैं, कुछ थोड़ी बहुत सक्सेस होती हैं, लेकिन फिर भी ये कंपनीज जो हैं वो करोड़ों रुपए कमा लेती हैं। तो ये जो एक चीज़ है, इसको सरकारों को रोकना चाहिए, और इसके लिए यहाँ पर सजेस्ट किया गया है हेल्थ इम्पैक्ट फ़ंड, कि एक हेल्थ इम्पैक्ट फ़ंड हो। लेकिन इसी हेल्थ इम्पैक्ट फ़ंड को इस राइटर ने एक अच्छी तरीके से यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं किया है कि एग्जैक्टली ये हेल्थ इम्पैक्ट फ़ंड जो है वो कैसे काम करेगा। उन्होंने डायरेक्टली जो यहाँ पर बातें बताई हैं, बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि इसी फील्ड के व्यक्ति को समझ में आए, शायद आए, या फिर उनका जो आइडिया है वो काफ़ी एक अलग लेवल पर है आइडिया। उन्होंने कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को भी मिस कर दिया है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है और इतना प्रॉफिट, इतना पैसा है इनके पास कि लॉबिंग भी काफ़ी करते हैं, राइट। तो इनका ये जो एक लॉक है, इसका चक्रव्यूह जो है उसको तोड़ना भी इतना इजी नहीं होगा। एक लंबे टाइम से जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में APMC की जो पकड़ थी, ऐसी ही कुछ पकड़ जो है वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की भी है। मूविंग ऑन टू न्यूज़ आइटम्स, डियर फ्रेंड्स, इंडिया और चाइना के बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई, फॉरेन मिनिस्टर्स जो हैं उनके बीच में बातचीत हुई। तो सो फार एक हाईएस्ट लेवल डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट जो है वो हुई है, और दोनों देशों ने यही बताया है कि इस चीज़ों को पीसफुली हम सॉर्ट आउट करेंगे। स्कूल्स कब खोली जाएगी, तो ये डिसीजन स्टेट गवर्नमेंट लें, ऐसा बताया सेंट्रल गवर्नमेंट ने। जो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे साहब, तो उन्होंने रायगढ़ के लिए 100 करोड़ रुपीस रिलीफ ऐलान किया है, और ज़्यादा रिलीफ प्रोवाइड किया जाएगा। दिस इज़ जस्ट फॉर टाइम बिंग, के टेम्पररीली।
दुखद एक खबर है कि केरला में एक महिला के ऊपर 5 लोगों ने, उसमें उसका हस्बैंड भी शामिल था, तो एक रेप केस सामने आया है। अब देखते हैं कि आगे इसकी क्या इन्वेस्टिगेशन होती है। और सुप्रीम कोर्ट ने प्रश्न पूछा है कि आयुष्मान भारत के तहत अगर एक व्यक्ति को 4,000 रुपये की ट्रीटमेंट मिलती है, तो जो व्यक्ति जो आयुष्मान भारत की स्कीम में नहीं है, तो उनको 50,000 रुपये जो हैं वो क्यों चार्ज किए जाते हैं। और ह्यूमन एंड एनिमल मोर्टालिटी को रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए नितिन गडकरी साहब ने एक अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च किया है। और यहाँ पर आप देखिए कि जो सरकार है उन्होंने कुछ ऐसे 5 लाख जितने ब्लैक स्पॉट्स आइडेंटिफाई किए हैं, जो कहते हैं कि एक्सीडेंट प्रोन जोन्स जो हैं उनको आइडेंटिफाई किया है। और हर साल हमारे देश में कुछ 1.5 लाख लोगों की मृत्यु होती है बिकॉज ऑफ रोड एक्सीडेंट्स। एंड दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। कल संडे है, तो अब हमारी मुलाकात एज फार एज हिंदू आर्टिकल्स, हिंदू एनालिसिस इज कंसर्न, तो अब डायरेक्टली मंडे को होगी। तब तक एंजॉय योर स्टडीज। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।